स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। आज छठा जो पोएम है वो मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। तो छात्र, ये पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा आपके सर पर है और पोएट्री आप लगातार पढ़ रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं, प्लस इसको आप बहुत गंभीरता से समझ रहे हैं। आप नोटबुक खोल लीजिए, कलम ले लीजिए और जो जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बन सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बन सकता है, उसको आप लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा छात्रों, ठीक है ना। तो आइए हम सबसे पहले जो पोएट हैं यानी टी.एस. इलियट साहब, उसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। फिर पोएम की समरी जान लेते हैं, फिर उसके बाद पोएटिक डिवाइस जान लेते हैं, फिर राइम स्कीम जान लेते हैं। क्रमशः हम लोग एक एक स्टेप वाइज ऐसे पढ़ते चलते हैं, ठीक है ना। कविता में बहुत सारी बातें कम शब्दों में लिखी रहती है, जिसे हमें समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टी.एस. इलियट वाज बर्न इन 1888 एंड टूक द लास्ट ब्रेथ इन 1965। यानी टी.एस. इलियट का जन्म 1888 में और उनका निधन 1965 में हुआ था। ही वाज अ नोबेल प्राइज विनिंग अमेरिकन बर्न ब्रिटिश पोएट। यानी कि इनका इनका इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है ना। ये थे मूल रूप से अमेरिका के, सॉरी, इनका जन्म हुआ था ब्रिटेन में, यानी कि ब्रिटिश पोएट है, लेकिन इनके साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया, है ना। अमेरिकन बर्न यानी अमेरिका में इनका जन्म हुआ, लेकिन ये ब्रिटिश पोएट थे, ठीक है ना। ये समझ गया। अमेरिकन बर्न, अमेरिकावासी नहीं कहते, इंडियन बर्न भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन वहां का नागरिकता इनको मिल गई। अब समझ गया। विनिंग अमेरिकन बर्न ब्रिटिश पोएट, ठीक है। एसेइस्ट क्या क्या थे आप समझ गए। यानी कि ध्यान देंगे आप इस बात पर कि टी.एस. इलियट क्या क्या थे, एसेइस्ट थे, है ना, यानी निबंधकार थे। प्ले राइट थे, यानी कि क्या थे, नाटककार थे। और अ सेंट्रल फिगर ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर, है ना, यानी कह रहे हैं कि मध्यकालीन साहित्य के एक बहुत ही मैंने सेंट्रल फिगर थे, यानी मुख्य किरदार थे, मुख्य लेखक में रहे। फेमस फॉर किसके लिए प्रसिद्ध थे या विख्यात थे, हैं? तो ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क्स, ठीक है ना, एकदम मैंने जमीनी एक कवि थे। क्या, द वेस्ट लैंड 1922 में लिखे, फोर क्वार्टर्स 1943 में लिखे, ठीक है ना। दैट कैप्चर्ड द फ्रेगमेंटेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द मॉडर्न अर्बन लाइफ। यानी जो बता रहा है कि जो अर्बन लाइफ है, शहरी जीवन है, ये लोगों के मन में कितना भ्रम रहता था, उस भ्रम को इन्होंने दूर किया कि लाइफ इन रूरल एरियाज इज बेटर देन द लाइफ इन अर्बन एरिया। जो आदमी गांव में रह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, वो डिजीज फ्री है, वो डिजीज फ्री है, वरी फ्री है, विवेकशील है, उनके पास कोई चिंता फिक्र नहीं है और वो स्वस्थ है, मस्त है। लेकिन शहर में क्या है, पॉपुलेशन है, पोल्यूशन है, करप्शन है, आप देख रहे हैं ना, हर चीज है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अर्बनाइजेशन पर आप जो ध्यान दे रहे हैं, आजकल सारे लोग शहर की तरफ ही भाग रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि अन्न हम कहाँ से खाएंगे, अन्न तो उपज नहीं पाएगा क्योंकि कोई खेती करना नहीं चाह रहे। तो वेस्टलैंड में उन्होंने वही बताया है कि फ्रेगमेंटेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट ऑफ मॉडर्न अर्बन लाइफ यूजिंग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेज एंड रिलीजन्स। रिलीजन आप जानते हैं कि क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है, उसको आप जान रहे होंगे, इनपुट एक डिवाइस है। तो वो अर्बनाइजेशन कितना आगे चलकर खतरनाक बनेगा डे बाई डे। आप कोरोना में, कोविड-19 में आपने देख लिया, सब लोग फिर गांव की तरफ मूव करने लगे, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी को छोड़कर लोग गांव की तरफ मूव करने लगे, ठीक है ना। तो मॉडर्न अर्बन लाइफ जो है, ये लोगों के मन में जो भ्रम फैला कि सब लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो यह पलायन आगामी दिनों के लिए बहुत
लाभ हमें नहीं पहुंचाने वाला है। ठीक है, अब देखिए, बर्न इन सेंट लुइस, एजुकेटेड एट हार्वर्ड। जन्म उनका कहाँ हुआ? तो सेंट लुइस में हुआ। शिक्षा कहाँ से मिली? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मिली। ठीक है ना, हार्वर्ड। ही मूव्ड टू इंग्लैंड, फिर वहां से इंग्लैंड चले गए, बिकॉज अ ब्रिटिश सिटीजन, इनको ब्रिटिश सिटीजन बनना था। वर्कड इन पब्लिशिंग, पहले शुरू शुरू में प्रकाशन में काम किए। एंड प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय पोएट्री, और कविता से, काव्य से काफी प्रभावित होकर, व्यक्ति क्या होता है? शब्दों से प्रभावित होता है, व्यक्तित्व से प्रभावित होता है, किसी के संस्कार से, संस्कृति से प्रभावित होकर उस चीज को एडॉप्ट कर लेता है। ठीक है ना, एंड क्रिटिसिज्म थ्रू इनोवेटिव स्टाइल। इनोवेटिव समझ रहे हैं ना, नवीन जो शैली है, इनोवेटिव, नए नए जो शैली आती है, किसका? क्रिटिसिज्म का। क्रिटिसिज्म समझ रहे हैं? जजमेंट ऑन लिटरेचर। क्रिटिक्स मैंने, क्रिटिसिज्म मैंने जजमेंट ऑन लिटरेचर, है ना, यानी क्रिटिसिज्म थ्रू इनोवेटिव स्टाइल, है ना, अपनी एक इनकी शैली थी, नई शैली। थीम्स ऑफ फेथ, फेथ पर थीम्स उनके कैसे हुआ करते थे? आस्था, फेथ मूव्स द माउंटेन, फेथ इतनी बड़ी चीज होती है। ठीक है, टाइम एंड अर्बन डीके, while also being a significant literary editor and dramatist। देख रहे हैं ना, एडिटर भी रह चुके हैं, ड्रामाटिस्ट भी रह चुके हैं, इन सारे चीजों को उन्होंने समाहित करके हमें बताया है। ठीक है, आइए छात्र, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोग क्या इसमें देखें, हमने अब आते हैं कि पोएम नंबर 6 जो है मिस्ट्री कैट। पोएम नंबर 6 जो मिस्ट्री कैट हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो पोएम नंबर 6 जो है, या पोएम 6, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है ना, मैकेविटी क्या था? तो एक रहस्यात्मक बिलार था। बिलार समझते हैं ना, बिल्ली स्त्रीलिंग, बिलार पुल्लिंग हो गया। तो टीएस इलियट बहुत बारीकी से इसके बारे में बताना चाह रहे हैं, जो मैं आपको इस व्याख्यान के दौरान में बता रहा हूँ। आप काफी ध्यान से सुनेंगे, है पेशेंस, धैर्य रख के सुनेंगे इस बात को। तो टीएस इलियट साहब बता रहे हैं कि मैकेविटी एक रहस्यात्मक बिलार है, और जो अपराध के लिए इसकी तुलना नेपोलियन से किया गया है। यानी क्राइम के क्षेत्र में नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ द क्राइम। नेपोलियन के बारे में सुने हैं? नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा? इम्पॉसिबल दैट इज ए वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी, यानी असंभव वह शब्द है जो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। इट मीन्स, जब नेपोलियन कहीं भी किसी देश पर युद्ध करने के लिए जाता था, लड़ने के लिए जाता था, नदी पड़ती थी, तो उस नदी पर पुल बनवाता था टेम्पोररी, और सारे सैनिक जब पार हो जाते थे तो उस पुल को ध्वस्त करा देता था, क्योंकि आप लड़ने जा रहे हो। तो वहां या तो जिस देश पर चढ़ाई किए हो, लड़ने जा रहे हो, तो वहां तुम उसको कैप्चर कर लो, सभी को मार डालो या बंधक बना लो, लेकिन वापस पीछे पैर करके नहीं भागना है, इसलिए कि रास्ते खत्म हो गए। ठीक है, आज वहां जाकर अपनी प्रभाव जमा लो, उसको अपने बस में कर लो, हाथ में कर लो, लेकिन पीछे नहीं भागना। पीछे तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, नदी पार करके आप भाग नहीं सकते, क्योंकि पुल तो ध्वस्त करा दिया गया है। तो सोचिए कितना कॉन्फिडेंस, कितना उसके पास आत्मविश्वास थी कि वो वैसे कराना है। ठीक है ना, तो यही उसकी तुलना की गई है किससे? तो मैकेविटी जो मिस्ट्री कैट है, जो रहस्यात्मक बिलार है मैकेविटी, उससे उसकी तुलना किया गया है। ठीक है ना, तो ये मैकेविटी ऐसा बिलार रहता है, रहस्यात्मक बिलार, जो क्राइम करने के लिए दबे पांव जाता है, लेकिन वो कहीं पकड़ में नहीं आता है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, तो मैकेविटी इज गॉन, मैकेविटी गायब है, उस जगह पर नहीं है, उसका एक कोई फुटपाथ भी उसका नहीं मिलता है, मतलब फुटप्रिंट, सॉरी, फुटप्रिंट भी नहीं मिल पाता है, पाँव का निशान भी नहीं मिल पाता है, कौन आया था, कैसे आया था, इतनी बारीकी से दबे पाँव, ये हर अपराध को कर देता है। आप जानते होंगे, हम घरों में देखते होंगे कि ये बिलार, ये बिल्ली कैसे दबे पाँव, आप वहीं पर है लेकिन आप देख नहीं पाएंगे, एकदम धीरे से आहिस्ते से आकर, और हमारे किचन में रखे गए खाद्य सामग्री, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गया, उस सबको जाकर मुंह लगाकर वो खा लेता है,
बिल्ली खा लेती है, लेकिन यहाँ बिलार की बात है, रहस्यात्मक मैकेविटी का पुलिंग है, तो बिलार जाके खा के धीरे से निकल जाता है, पता नहीं चलता है। सोचिए कितना बड़ा शातिर अपराधी मैकेविटी है, जिसको हम पता नहीं लगा पाते हैं। आप सुने हुएगा कि आज मैं बता रहा हूँ, जान लीजिए कि ये स्कॉटलैंड यार्ड जो है, मैंने स्कॉटलैंड के यार्ड यानी स्कॉटलैंड पुलिस जासूसी करने में विश्व में नंबर 1 है। स्कॉटलैंड पुलिस भी इसको नहीं पकड़ पा रहा है मैकेविटी को। मैकेविटी इतना बड़ा शातिर अपराधी है कि स्कॉटलैंड यार्ड फेल्स टू अरेस्ट एंड कैच मैकेविटी। बताइए, जो विश्व के सबसे बड़ा बड़ी जासूस जो पुलिस है यानी स्कॉटलैंड यार्ड, वो भी इसे नहीं पकड़ पाती। तो सोचिए कितना बड़ा ये शातिर है। ये कहा जाता है कि अपराधी कितना हो शातिर हो सुराग छोड़ जाता है, लेकिन यहाँ तो फेल। तो कितना चतुर कितना चालाक अपराध करने में है कि कहीं भी जाकर वो अपराध करके उस घर के खिड़कियों को तोड़कर, दरवाजे से सपटकर, बगल से होकर, आगे से होकर, कहीं से भी घर में प्रवेश करके और अपराध करके, या किसी भी बड़ी बड़ी जगह पर अपराध करके जो उसे हो सकता है, और तुरंत वहां से गायब हो जाता है। बताओ, इतना शातिर है कि हमारी पुलिस, हमारे जो भी पकड़ने वाले लोग हैं, अपराध पर अंकुश लगाने वाले लोग हैं, वो सारे हमारे सिस्टम, हमारे तंत्र फेल हो जाते हैं इस मैकेविटी को पकड़ने के लिए। ठीक है, आइए छात्रों, अब मैं आपको लाइन बाय लाइन बताते चलता हूँ। मैकेविटी द मिस्टिक कैट, composed by T.S. Eliot, does describes the Machiavelli as a cunning, elusive ginger master criminal known as the hidden palm। यानी टीएस एलियट ने मैकेविटी के बारे में क्या वर्णन कर रहे हैं कि ये कनिंग समझते हैं ना, धूर्त। कनिंग माने धूर्त, चतुर, काफी धूर्त, जो अपने विवेक को, जो अपने बुद्धि को, मस्तिष्क को 426 में लगा देते हैं। 426 समझ रहे हैं ना, धूर्त में लगा देते हैं, कहते कुछ और है और उसमें अपना फायदे देखकर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो कनिंग हो गए, एलिस जिंजर मास्टर क्रिमिनल, यानी कि उन अपराधियों में, आप रिंग लीडर का नाम सुने होगा, गुंडों का मालिक, रिंग लीडर माने हेड ऑफ द क्रिमिनल्स। तो ये उस तरह के अपराधी है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या दिखाया गया है, वो तो मैकेविटी है, क्रिमिनल तो पुरुष होता है, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन जो पोएटिक डिवाइस है उसका प्रयोग किया गया है। नॉन एज हिडन पाव, हिडन पाव माने दबी हुई पाव, आंख धसा धसा है, देखने से लगता है कि सोया हुआ है मैकेविटी, लेकिन सोया नहीं है, वो जगा हुआ है। आपको लग रहा है कि सोया हुआ है, लेकिन वो जगा हुआ है, उसके आंख धसे हुए हैं अंदर से, मूछें बिखरे हुए, बाल पूरे शरीर का बिखरा हुआ है, अनकम्ब है ना। यानी देखने से लगता नहीं है कि ये मैकेविटी इतना बड़ा शातिर हो सकता है। अपीयरेंस डजंट प्रूफ, वो अपीयरेंस उसका नहीं साबित कर पा रहा है, बता पा रहा है। ठीक है ना, who constantly baffles स्कॉटलैंड यार्ड by committing crimes, यानी बेफलमेंट्स ऑफ, क्या कर रहा है, बेफल्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी वही स्कॉटलैंड की जो पुलिस है, ये पूरे दुनिया में जासूसी में एक नंबर जानी जाती है, वो भी अपराध स्थल पर उसे नहीं पकड़ पाती है। बताइए, वो भी फेल हो जाती है। तो ये मैकेविटी कितना बड़ा शातिर है, कितना बड़ा कनिंग है, कितना बड़ा क्लेवर है, चतुर है। ठीक है ना, अब देखिए, बट लिविंग नो ट्रेस, अपराध करके मैकेविटी निकल जाता है, लेकिन कोई सुराग नहीं छोड़ता है। ये भले ही हम लोग कहते हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि अपराधी कितना हो शातिर हो सुराग छोड़ जाता है, लेकिन वो हमारा प्रिंसिपल थ्योरी यहाँ पर कट जाता है। ठीक है ना, यहाँ साबित नहीं कर पाता है। अपराध करके भी कोई सुराग नहीं छोड़ पाता है। इवन डिफाइंग ग्रेविटी विद लेविएशन, यानी ग्रेविटी के जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण, वो सारे विज्ञान भी यहाँ फेल हो जाता है, विज्ञान भी फेल हो जाता है। ठीक है, ही इज टॉल थीन स्नेक लाइक कैट, यानी कि वह बहुत लंबा है, टॉल है, दुबला पतला है, और सांप की तरह, स्नेक की तरह, सर्प की तरह इसकी आंखें धसी हुई है। कैट यानी आंख इसकी अंदर की तरफ धसा हुआ है, आगे के भाव मैंने निकला हुआ, इसे लग रहा है कि वो सोया हुआ है, लेकिन वो सोया नहीं है, वो बिल्कुल जगा हुआ है, बिल्कुल जगा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब आइए, कह रहा है कि appearing deceptive sleeping, देखने से लग रहा है कि आप धोखा खा जाएंगे, सोया हुआ है, बिल्कुल अनभिज्ञ है, जो आप उनको देख रहे हो, उसके गतिविधि पर नजर रख रहे हैं, तो आप धोखा खा जाएंगे।
बट ऑलवेज अलर्ट, लेकिन हमेशा जगह सावधान रहता है। एक्ट एज नेपोलियन ऑफ क्राइम। एज क्या है बाबू, यही हमारा सिमली है। सिमली इज इंट्रोड्यूस्ड विद लाइक एज एंड सो। तो यह अपराध के लिए इसको नेपोलियन कहा गया है। नेपोलियन के बारे में अभी मैंने बता दिया कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या बोला था, इम्पॉसिबल दैट इज ए वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। असंभव वह शब्द है जो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। छात्रों आप इस पर ध्यान दीजिएगा जो मैंने बताया, ठीक है, कि अपने सैनिकों को लेके चलता है जब दूसरे देश पर चढ़ाई करने के लिए, दूसरे देशों को अपने अधिकार में लेने के लिए, तो पुल बनाकर भेजकर कैसे पुल को ध्वस्त कर देता था कि उन लोगों के पास पीछे वापस पैर भागने के लिए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना, जहाँ ऑप्शन है वहाँ करप्शन है, मैंने पहले ही आपको कोर्ट में बता दिया है। तो नेपोलियन ऑफ क्राइम का इसका नाम दिया गया। ठीक है ना, कंट्रोलिंग ओवर फेलिन criminals while always having perfect alibis making him impossible to catch। यानी अपराध करके इतने दबे पांव वहां से बिना सुराग छोड़े निकल जाता है कि हमारी स्कॉटलैंड की पुलिस, जो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी जासूसी करने में माहिर महारत उसको हासिल है, कि किसी भी तरह के अपराधी को पकड़ लेती है, लेकिन वो एक मैकेनिटी को नहीं पकड़ पा रही। सबकी आंख में धूल झोंक के वो निकल जाता है, नहीं पकड़ा पाता है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल उसको पकड़ना असंभव है। स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा हम लोग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान रहे हैं और एक्शन। ठीक है, मास्टर क्रिमिनल क्या कहना चाहता है, कमिट्स मेजर क्राइम्स लाइक espionage, jewelry theft and missing details, yet is never found this at the scene। वो इतना बड़ा अपराध का अंजाम दे देता है ये अपराधी, आंखों में धूल झोंकना, ज्वेलरी चुरा लेना, गहने आभूषण, और तुरंत वहां से गायब हो जाना, और कभी भी स्पॉट पर, ठीक है ना, वो नहीं पकड़ में आना। ठीक है, अब कह रहा है सुपर नेचुरल एबिलिटी। बताइए, ये सुपर नेचुरल समझ रहे हैं ना, यानी सबसे बड़ा जो उसके पास एबिलिटीज है, ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, पोजेसेस पावर ऑफ लेविएशन अलाउइंग हिम टू फ्लोट एस्टोनिश फकीर्स एंड डिफाइन नेचुरल लॉ। यहाँ तक इसके पास क्षमता है और ये चतुराई में महारत इसे हासिल है कि इतनी शक्ति इसके पास है कि आंख में धूल झोंकना, धोखा दे देना, है ना, और अपने आप को वहां से ऐसे गायब होना फ्लोट होकर के कि किसी को पता नहीं चले। हवा की तरह, हवा हमें दिखती नहीं है, नहीं ना दिखती है, तो हवा का नहीं दिखने का कारण क्या है, कलर। एयर हैज नो कलर, विंड हैज नो कलर, सो वी कांट सी विद आवर नेकेड आईज। ठीक है ना, तो वो एक फकीर की तरह चकमा दे देती है, और वो प्राकृतिक जो हमारे नियम है उसको भी दगा दे देती है, उसको यहाँ नियम काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, अब देखिए, करें इल्यूसिव, ऑलवेज हैज एन एलिबाई एंड वेनिसेस बिफोर पुलिस अराइव। यानी क्राइम करके वहां से पुलिस के पहुंचने से पहले स्पॉट से, असल से वैसे गायब हो जाता है जैसे लग रहा है कि गधे के सर से सींग गायब हो गया, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हिज फुटप्रिंट्स आर नेवर फाउंड। अरे उसके पांव के निशान भी नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, अपीयरेंस जिंजर कैट, टॉल थिन विद sunken eyes, आप समझ गए, जिंजर कैट और लंबा, है ना, पतला, आंखें धसी हुई, डोम्ड हेड, यानी उनके सर गुंबज की तरह गोला जिसे गुंबज बनता है। ठीक है ना, और डस्टी कोट, और उसके कोट मैंने बाल, कोट मैंने बिलार के बाल, तो जो उसका कोट है यानी बाल है, कोट मैंने पहनने वाले कोट का स्पेलिंग है, वन वर्ड हैविंग डिफरेंट मीनिंग, स्टूडेंट्स जान लेंगे। तो उसके बाल मटमैले हैं, धूल लगे हुए हैं, एंड अनकम्ड, यानी उसके बाल बिखरे हुए हैं, हमारे तुम्हारे जैसे आपके जैसे झाड़ा हुआ सीधा किया हुआ नहीं है, यानी अनकम्ड है, एकदम बिखरे हुए, लग रहा है कि एकदम कहीं का एकदम मरा सरा ये बिलार है, लेकिन नहीं। विस्कर्स माने मूछे इसकी, ऑफुन स्वेइंग हिज हेड लाइक अ स्नेक, और उसके मूछे भी बिखरे हुए हैं, और गर्दन ठीक ये वैसी घुमा रहा है मैकेविटी, जैसे सांप को आप देखिएगा, सांप की नजर बहुत तेज होती है, आपकी धमस पाकर वो तुरंत भाग जाता है, यानी उस सांप से इसकी तुलना की गई है कि इसकी नजर उतनी तेज है जैसे कि स्नेक। यहाँ लाइक क्या है बाबू, ये लाइक हमारा लिटरेरी रिवाइज का क्या है, सिमिली है। ठीक है ना,
तो ठीक अपने गर्दन को वैसे स्विंग करता है जैसे कि सांप हमेशा चारों तरफ नजर अपने घुमाए रखता है। आप देखे होइएगा बड़े बड़े लोगों के पीछे जो गार्ड लगे रहते हैं, एनएसजी गार्ड लोग, तो वो क्या करते हैं, काले चश्मे लगाए रहते हैं। काला चश्मा क्या है, वो चारों तरफ अपनी नजर रखते हैं, इसीलिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान देंगे। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आगे। आगे नेक्स्ट ध्यान दीजिए कि स्टूडेंट्स पोएटिक डिवाइस थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग 11th में बच्चे, 12th में बच्चे हमारे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आज 7 8 में भी ये चीज दे दिया हुआ है। तो हम लोग ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, ध्यान यह देंगे कि रिपीटेशन। रिपीटेशन माने पुनरावृत्ति, यानी वो किसी शब्दों का रिपीट होता है। रिपीट तो ऐसा शब्द है जो हिंदी में लोग कम, इंग्लिश में ज्यादा जानते हैं। कुछ ऐसे हमारे शब्द है जिसमें लोग हिंदी में कम, इंग्लिश से पेन कहते हैं, कलम बहुत लोग कम कहते हैं, बुक कहते हैं, साइकिल कह देते हैं, दो चक्र वाहन कोई कह पाते हैं नहीं, प्लेन कह देते हैं, हेलीकॉप्टर कह देते हैं, हिंदी कंप्यूटर कह देते हैं। कंप्यूटर की हिंदी तो हमको लग रहा है 50% लोग नहीं जानते जिसको संगणक कहते हैं। ठीक है ना, तो इंग्लिश वर्ड्स धीरे धीरे हमारी जुबान पर आके बैठ रहा है। अब बैठना भी चाहिए, क्योंकि स्किल नहीं है तो इन कमिंग डेज यू कांट गेट अ जॉब, यू कांट सर्वाइव इन सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी इज गोइंग टू वेरी हाई। ठीक है ना, अब देखिए the repeated use of Macavity and Macavity is not there. It means Macavity जो शब्द है, Macavity is not there, यह रिपीटेशन हो रहा है, यानी बार बार आ रहा है हर पंक्ति में। ठीक है ना, क्रिएट्स अ चैंट लाइक रिदम, एक रिदम की तरह है। ठीक है, क्रिएट्स हो रहा है, रिदम की तरह आ रहा है। हाईलाइटिंग हिज नोटरिटी एंड इल्यूसिवनेस, जो इनके नोटरिटी को और इल्यूसिवनेस को क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, बता रहा है। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। द कैट इज गिवन ह्यूमन लाइक क्रिमिनल्स क्वालिटी, यानी कि ये बिलार है, इसको मानव में जो गुण होता है क्रिमिनल का, अपराध का, आपराधिक जो प्रवृत्ति है, गुण है, उससे तुलना किया गया है। तो मानवीकरण यानी मानव की तरह उसको देखना, मानवीकरण है। ठीक है ना, तो कैट को, कैट की क्वालिटी ह्यूमन की क्वालिटी से तुलना करें। आदमी चुराता है, बिलार क्या चुराता है, लेकिन चुरा रहा है, यहाँ पर ज्वेलरी चुरा रहा है जाके। खैर इन लोग का तो स्वाभाविक नेचर है बिल्लियों का दूध पीना है, बिलारों को दूध पीना, घर के खाना को चुपके से, दही को खा लेना, मीठे चीज जो भी चीज है उसको खा लेना। एक्टिंग एज ऑफ फी एंड फेलिन इन सेप, ऑफ फी एंड फेलिन, सेप एंड डिफाइंग ह्यूमन लॉ, वो मानव के द्वारा निर्मित कानूनों को, बनाए गए कानूनों को भी उल्लंघन कर देता है। मेकिंग हिम मोर देन जस्ट एन एनिमल, यानी कि वो जानवर की तरह, जानवर से भी ज्यादा ही एक्टिव है उस क्षेत्र में। एल्यूजन, द पोएट एल्यूड्स टू प्रोफेसर मोरियार्टी फ्रॉम शेरलॉक होम्स स्टोरीज। शेरलॉक होम्स स्टोरीज में आप उनकी चर्चा किया है, प्रोफेसर मोरियार्टी का। कॉलिंग मैकेविटी, उन्होंने क्या कहा कि नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी अपराध में तो नेपोलियन को भी पीछा कर दे रहा है। लिंकिंग हिम टू दैट फेमस आर्क, आर्क, ठीक है। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन क्या है, अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कंसोनेंट इज कॉल्ड अलिट्रेशन। ठीक है ना, आपको पहले ही मैं बता दिया अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं, राघुपति राघव राजा रामपति पावन सीताराम। तो ये क्या कह रहा है अलिट्रेशन में कि द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कंसोनेंट साउंड सच एज ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। ठीक है ना, क्या कह रहा है, ही इज ब्रोकन, तो ये इनिशियल कंसोनेंट कर रहा है। ध्यान देंगे इस शब्द पर, ध्यान देंगे आप लोग, इनिशियल कंसोनेंट साउंड। तो क्या है इसमें, ही है ना, ब्रोकन एवरी, है ना, ह्यूमन साउंड, ही ब्रेक्स द लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ। तो क्या क्या इसमें रिपीट हो रहा है आप देख लीजिए, ही ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी एट्स म्यूजिकलिटी एंड इम्फेसिस। तो आपको अलिट्रेशन देखिए कौन सा साउंड इसमें रिपीट कर रहा है, कर रहा है, आप देख रहे हैं ना, ही
ह्यूमन, ही, है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, ब्रोकन है, ब्रोकन ब्रेक्स कर रहा है, ग्रेविटी, ठीक। तो इस तरह से रिपीटेशन हो रहा है। आगे देखिए, मेटाफर, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिंबल, आप पढ़े हैं। डायरेक्ट कंपैरिजंस लाइक कॉलिंग हिम द नेपोलियन ऑफ क्राइम, माने क्राइम लाइक नेपोलियन ऑफ का प्रयोग हो गया तो ये मेटाफर हो गया। सोलिडिटी एंड हिज विलेनस, विलेनस समझ ना, विलन से बना है, विलन खलनायकी, स्टेटस इसका रहता है। सिमिली, comparisons using like such as he sways his head from side to side, मैंने आपको बताया था उस लाइन में मिला था विद मूवमेंट लाइक, लाइक क्या है, सिमिली है, लाइक एज सो आए तो सिमिली है, लाइक एज स्नेक, यानी कि इसकी तुलना कैट बिलार की तुलना सांप से की गई है, लाइक उसी की तरह, तो आपको सिमिली हो गया। क्रिएटिव विविड इमेजरी, अब देखिए इमेजरी है, सेंसरी डिटेल्स आप देख रहे हैं, आईज आर सनकन इन, यानी आंखें अंदर धसी हुई है। जिंजर कैट हेल्प द रीडर विजुअलाइज मैकेविटी, तो मैकेविटी को देखने में मदद मिलती है पाठक को जो पोएम हमारा पढ़ रहे हैं। एनाफोरा आप जानते हैं, रिपीटेशन वर्ड्स लाइक, बार बार कोई शब्द इस तरह से रिपीट करता हो, एंड, और, एट, बिगिनिंग, सक्सेसिव क्लॉजेस, क्लॉज आप पढ़े होंगे, ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, उसको पढ़ाएंगे ग्रामर में। एंड हिज फुट प्रिंट्स आर नॉट फाउंड, देख रहे हैं ना, बार बार रिपीट कर रहा है, फुट प्रिंट्स आर नॉट फाउंड। लिस्ट हिज मेनी क्राइम्स, जिसमें बहुत सारे उसके अपराध की सूची है। तो एनाफोरा समझ गए आपकी रिपीटिंग वर्ड्स लाइक, कोई शब्द अगर इस तरह के कुछ खास शब्द बार बार आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन से नहीं मतलब है, उच्चारण से ही मतलब है, बार बार आ रहा है, दैट इज एनाफोरा, जो पंचुएशन की मदद से बनता है, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है, आगे हम देख रहे हैं कि आगे हमारा राइम स्कीम है स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप हमारा राइम स्कीम का है। तो राइम स्कीम हम लोग समझते हैं कि जिस कविता में राइम स्कीम है, ठीक है, जिसमें नहीं है उसको ब्लैंक वर्स कहते हैं, जिसमें राइम स्कीम नहीं है नॉनसेंस वर्स कहते हैं, ब्लैंक वर्स कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग जान लें इसको कि राइम स्कीम फॉर द टी.एस. इलियट, मैकेवेटी, टी.एस. इलियट मैकेवेटी में क्या वो कहना चाह रहे हैं मैकेवेटी में कि द कैट इज, सॉरी, द राइम scheme for T.S. Eliot's Machiavelli, the mistake is primarily AB using rhyming couplets, देख रहे हैं ना, कपलेट समझते हैं, कपलेट इज स्वयं ऑफ टू लाइन्स, जो दो लाइन लगातार रिपीट करता है उसका राइमिंग, माने लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस रिपीट्स the last word of the first sentence, repeat with the last word of second sentence, matches together the same, which pronounce just like a rhyming words. तो प्रत्येक लाइन के अंतिम दो, प्रत्येक लाइन के अंतिम शब्द जो दूसरे लाइन के अंतिम शब्द से मिल रहा है उसी को हम कहते हैं ए और बी। लगातार दो लाइन का राइम स्कीम एक है, फिर तीसरा चौथा एक है, फिर पांचवा छठवा एक है, माने टू के टेबल समझिए कॉम्प्लेक्स में आपको ए बी का प्रयोग करते चले गए हैं, ठीक है ना, गीत की तरह। अब आप थोड़ा सा ये देखिए कि की कैरेक्टरिस्टिक्स है कपलेट में क्या है, मोस्ट लाइन्स आर पेयर्ड, माने अधिकतर जो इसमें पंक्तियां हैं वो पेयर में है, जुग में है, जुगल में है, जोड़ा में है, जिसका फर्स्ट टू लाइन्स राइमिंग ए, प्रथम जो दो लाइन है लगातार ए राइम कर रहा है। द नेक्स्ट टू लाइन्स, अगला जो दो लाइन्स है उसका छंद क्या है, बी बी, यानी कि इस पूरे कविता में ए बी बी, ए बी बी, जैसे ही राइम बदलेगा, जैसे राइम बदलेगा वैसे अब सी सी डी डी सी सी, लेकिन नहीं ए बी बदलता जा, बस प्रथम दो लाइन एक जैसे, फिर तीसरा चौथा एक जैसे, फिर आपको ऐसे ही ए बी बी के सीक्वेंस से पूरे हमारे राइम स्कीम चला जाता है, ठीक है ना। आप कविता को देखेंगे पढ़ेंगे आपको बहुत समझ में आएगा स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आप इस कविता को देखें
समझे, पढ़े, इसके जितने नैरेटिव्स हैं, मेजर पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, वो सब आपको बता दिया गया। आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, परीक्षा में बहुत इजी गोइंग हम अपने सवाल का हल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, ये मेरी शुभकामना।